इस मशरूत पेशकश को जो ये 7 IPPs हैं उनकी जानिब से ये जो पेशकश की गई है किस तरह से देख रहे हैं? यानी एक तो वो कह रहे हैं कि उनका एहतसाब ना किया जाए, अदालतों में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं वो वापस ले लिए जाएँ। दूसरा ये कि अगर तहकीकात भी की जा रही हैं उनको भी बंद कर दिया जाए और उसके बदले में जो रिलीफ मिल रहा है वो 50 पैसे फ़ी यूनिट है। ये वर्थ इट है? और हुकूमत इस बारे में क्या सोचेगी फिर? देखिए, जो हुकूमत का लॉन्ग टर्म या एक इंटीग्रेटेड प्लान है वो तो यही है कि किसी तरीके से उसका एक ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से आप जो है वो पार टैरिफ को कम करें। तो अगर आपको हुकूमत को लगता है कि पार टैरिफ को इस तरह से कम किया जा सकता है तो हुकूमत को अपने दरवाजे हमेशा जो है वो मुज़ाकरात और निगोसिएशंस के लिए खुले रखने चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमें ये देखना है कि किस तरह से ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करेगा। क्या आप इससे इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को तो क्या दांव पे नहीं लगा रहे हैं, या आपने जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं क्या वो तो किसी एक वजह से जो है वो एडवर्सली इम्पैक्ट तो नहीं होंगे। तो इस बैलेंस को बरकरार रखते हुए, और दूसरा जो आपने मेंशन किया कि इससे जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आधे रुपए का या 50 पैसे रिडक्शन का आएगा, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखना है। हुकूमत को अगेन रीनिगोशिएशन तो करना है, लेकिन किस कॉस्ट पे करना है, कि क्या टैरिफ नीचे आएगा या उसके साथ साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में एजेंट्स का, कंज्यूमर्स का, प्रोड्यूसर्स का, इन्वेस्टर्स का, क्या वो तो इरोड नहीं होना शुरू हो जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को साथ में रखते हुए हुकूमत को इस चीज़ का फैसला करना है। लेकिन अगेन कोई शॉर्ट टर्म एड हॉक मेजर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो आता है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि आपने लोड शेडिंग का क्राइसिस सॉल्व करते करते IPPs के साथ इतने महंगे मुआहदे कर दिए कि अब वो एक और क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा है। तो हुकूमत को जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं, जो नेपरा का एक सेट जो TORs हैं, जो गाइडलाइंस हैं और रेगुलेशंस हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए जो है इस चीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। IMF तो रिलीफ देने से इनकार करेगा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब बार बार हम देख रहे हैं कि ऐलानात कर रहे हैं कि जी आने वाले दिनों में ठीक ठाक पैकेज दिया जाएगा, रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। इस सिलसिले में हमने देखा कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो भी कम नहीं की गई। तो अब आप कैसे देख रहे हैं, अगर IMF इनकार करता है तो ये कितना बड़ा इम्तिहान है, ये कायल कर पाएंगे? देखिए, IMF को कायल करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ इस तरह से जाएं कि उसका एक इकोनॉमिक केस एग्जिस्ट करता हो आपके प्रपोजल का। तो इकोनॉमिक केस एग्जिस्ट करता है अगर आप पाकिस्तान के पावर सेक्टर का जो एनर्जी इकोनॉमिक्स का मॉडल है उसको देखें। तो जब आपने ये पावर प्लांट्स लगाए थे, IPPs लगाए थे, तो उस टाइम पे आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इशारिये थे वो बड़े स्टेबल थे। आपका जो एक्सचेंज रेट था वो कोई 90 रुपए पर डॉलर था, आपका इन्फ्लेशन बड़ा कम था, इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे कम था। तो उस टाइम पे जो कैपेसिटी चार्जेस थे, अगर मैं एक कोल पावर प्लांट की बात करूं तो उस टाइम पे कैपेसिटी चार्जेस वर अराउंड 3.2 रुपीज पर यूनिट। अब वो इंक्रीज होके कोई 14 रुपए पर यूनिट पे चले गए हैं। क्यों? आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया, 270 से 300 तक के दरमियान चला गया, आपका इंटरेस्ट रेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ, आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। तो अगर आप ये केस पुट करते हैं कि आप जैसे जैसे आप अपना पावर सेक्टर को थोड़ा ईज आउट करते हैं, उससे आपकी इंडस्ट्री चलेगी और इंडस्ट्री चलने से आपके मैक्रो इकोनॉमिक इशारिये ठीक होंगे और फिर ये एक साइकिल जो है वो चलता रहेगा। इस तरह के एक बैंकेबल केसेस जो है वो बनाए जा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप साथ में ये भी बताते हैं कि आप जो है वो किसी तरीके से सब्सिडीज को रैशनलाइज करेंगे, जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन हुई हुई है पाकिस्तान में, कि आप उन लोगों को डिस्करेज करते हैं जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, तो फिर आप अपने ना पावर प्लांट्स को ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं, वो अंडर यूटिलाइज रहते हैं और आपके कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़ते हैं। तो कोई इस तरह का मॉडल जिसमें सब्सिडी रियलाइजेशन या रैशनलाइजेशन हो रही हो और साथ में आप अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव इकोनॉमी को लिंक करने की बात कर रहे हो अपने पावर सेक्टर के साथ, तो उसमें जरूर IMF जो है वो ऑन बोर्ड आ जाएगा। लेकिन इस तरह के मेजर्स, इसमें एक और इशू भी तो है ना डॉक्टर साहब, इसमें एक और इशू भी तो है ना। अभी देखें कि ये चलें, अब IPPs को मुर्द इल्ज़ाम तो ठहराते हैं कि जी ये वो देखें बेनज़ीर मरहुमा के ज़माने में 88 से लेके उसके बाद फिर आपने देखा ये PTI के ज़माने में भी कुछ लगे, फिर PMLN के ज़माने में भी या पावर प्लांट लगे थे। अब चलें, एक बात तो मानी जा सकती है कि वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने नेगोशिएट इस तरह किया कि 7 सेंट पूरी दुनिया में तकरीबन 7-8 सेंट था हमारे रीजन में पर यूनिट। तो हमारे यहाँ तो हमने देखा कि वो 15 सेंट से होता हुआ 20-22-30 सेंट तक भी गया। और वो आमतौर पे यही कहा जाता है जब इनसे बात की जाती है, वो कहते हैं कि जी हमने तो हुकूमतों को माल भी तो खिलाया ना, अगर हमने ज़्यादा बढ़ा के अपना टैरिफ दिया है तो इसमें हमारा क्या कसूर है, आप हुकूमत वक्त को भी तो पकड़े ना। तो ठीक है IPPs ने गलत किया, लेकिन हुकूमतें भी तो इसमें जिम्मेदार है ना। ठीक जी, खालिद साहब।
बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं आप। इसमें थोड़ा सा अगेन जो जिस चीज का फुकदान है वो इंटीग्रेटेड प्लानिंग का है। आपने कैपेसिटी इतनी ज्यादा लगा ली है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है उसका कोई प्लान आपके जहन में नहीं आता। अभी जिस तरह से आप प्राइसेस कम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि पेट्रोलियम सेक्टर की जो सेविंग्स है आप उसको एनर्जी सेक्टर में या पावर सेक्टर में रिफ्लेक्ट करके प्राइसेस को नीचे लाना चाह रहे हैं। तो क्या कुछ अरसे बाद खुदा ना खास्ता अगर मिडिल ईस्ट में कुछ होता है या कोई एक और ऑयल शॉक आता है तो क्या प्राइसेस फिर से ऊपर चली जाएंगी? ये जो बूम एंड बस्ट साइकिल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के और पावर सेक्टर के, ये शायद पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है, आपकी पावर सेक्टर की इनएफिशिएंसीज है उसमें एक बड़ा जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।